जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 14 अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशंस इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 14 में हम लोग देखे थे केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए उसमें क्या होता है कि एक तरीके से जो हमारा देश है, देश के अंतर्गत कई राज्य हैं और एक जो है, जो मेन सरकार जो केंद्र में है, उनमें और राज्यों में क्या संबंध है ये हम लोग देखे 14 चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि हमारे देश के अंतर्गत जो सभी राज्य हैं, उन राज्यों को आपस में, उन राज्यों के आपस में क्या संबंध है, उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए ये हमारा चैप्टर, यहाँ से अब शुरू करते हैं इसको। ठीक, देखिए इसमें हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, दो अनुच्छेद याद रखेंगे इसमें। पहला देखिए ये अनुच्छेद 262 है। ठीक है, 262 में ये कहा गया है कि संसद, ठीक है, संसद क्या करेगा, कानून बना करके, जितने भी, देखिए क्या होता है कि स्टेट में अब सभी का अपना अपना एक क्षेत्र है ना। तो वो क्षेत्र में कहीं पे नदी है, कहीं पे तालाब है ना, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, ये सब, ये सारी चीजें जो हैं, पर्वत हैं, तो ये सभी इनका तो कोई एक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, कोई सीमा रेखा नहीं है। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे नदियों से, मान लो आप कि वो एक नदी है, वो कई स्टेट से होकर के गुजरती है, तो अब सभी उस नदी का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें कई बार विवाद हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में, है ना, कोई भी ऐसा जो विवाद होता है, जो कि दो स्टेट, तीन स्टेट मिल करके एक विवाद हो गया उन तीनों चारों में, तो उनको सॉल्व करने के लिए अनुच्छेद 262 में ये अधिकार दिया गया है कि संसद एक कानून बनाएगा जिसमें किसी भी तरीके का विवाद हो, चाहे वो केंद्र राज्य से हो या राज्य राज्य से हो या फिर यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो, वो सभी एक विवाद का निपटारा करने के लिए क्या है, संसद उसके लिए कानून बना सकती है। ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 263 को आपको याद रखना है कि राज्यों के मध्य, ठीक है, राज्यों के मध्य या आपसी राज्यों या फिर राज्य केंद्र के मध्य समन्वय बनाने के लिए एक अलग से, ठीक है, अलग से क्या होगा, इस समय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 263 में बोला गया है और 262 में आप देख लिए हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद, क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो विवाद है ना, इनमें न्यायालय बीच में नहीं आता। इनका विवाद को सलटाने के लिए अलग से एक अलग से न्यायालय के तरीके से, जैसे ये अंतर्राज्यीय परिषद है, इसी तरीके से गठन किया जाता है, जो कि न्यायालय क्षेत्र से बाहर होता है। और इनका जो फैसला होगा, जो जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो भी फैसला होगा, इससे रिलेटेड और भी हाँ, कई सारे संगठन जो गठन किए जाएंगे इसके तहत, उनका भी फैसला जैसे न्यायालय में होता है, उनका जैसा मान्य होता है वैसा इनका भी होगा। ठीक है, तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो ये 1990 में बनाया गया था और ये संवैधानिक है, यानी कि ये संविधान के अंतर्गत है। ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, ये संविधान के अंतर्गत, ये देखिए 263, ये जो हम लोग अभी देखे हैं कि केंद्र राज्य या फिर राज्यों के मध्य जो समन्वय बनाने के लिए जो एक परिषद गठन किया जाएगा, वो यही है अंतर्राज्यीय परिषद। तो ये 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक संगठन है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें सरकारीय आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये गठन किया गया 1990 में। तो ये आपको याद रखना है, सरकारी आयोग 263, ठीक है, 1990, ये जो पॉइंट है इसको याद रखना है। देखिए इनका कार्य क्या होगा, नॉर्मल कार्य आपको समझ में आ गया है पहले भी, है ना। राज्यों के आपसी विवाद जो भी हैं, समान हित हित जो भी है, उनके कार्य योजना है, उनको भी
एक तरीके से उनका समन्वय करना। ठीक है। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी जितने भी हमारे देश में जो राज्य हैं उन सभी के जो सीएम होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। इनके भी शासक होते हैं, जो भी इनका जो शासक होगा वहाँ पे। ठीक है। उपराज्यपाल टाइप से जो भी राज्यपाल जो होता है, तो इस तरीके का जो शासक होंगे वो भी इसके सदस्य रहेंगे। प्लस राष्ट्रपति शासन, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल। ऐसा स्टेट भी रहेगा जहाँ जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहाँ के राज्यपाल भी इसमें भाग लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें रहेंगे। तो ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हैं इसमें कितने मेन मेन लोग हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी योजनाएं बनती हैं तो वो क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? 1990 में इसका गठन किया गया है सरकारी आयोग के सिफारिश पर 263 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये 3 4 5 पॉइंट भी आप याद रखेंगे तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब इसमें एक क्षेत्रीय परिषद भी गठन है। क्षेत्रीय परिषदें अलग अलग तरीके से और भी हैं। ठीक है। देखिए क्षेत्रीय परिषदें गठन जो की जाती है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित की जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। देखिए इसमें क्या है कि 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया अपने देश को ही, है ना, अलग अलग क्षेत्र में, ताकि उनका क्या है मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। जैसे कि देखिए उत्तरी क्षेत्र, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है। तो मेन क्षेत्रीय परिषदें जो है, जो ऑलराउंडर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग को ये जानकारी हो गया कि 5 क्षेत्रों में उसको विभाजित किया गया है। ठीक है। और सभी क्षेत्र के लिए अलग अलग एक क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया है। ठीक है। जिसमें देखिए अध्यक्ष क्या होते हैं, ये क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। ठीक है। बाकी सभी उनके सदस्य होते हैं, जैसे सभी राज्यों के सीएम हो गए या गवर्नर हो गए। ठीक है। सभी राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके अंतर्गत दो दो सदस्य, दो अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और प्रत्येक वर्ष के लिए इसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष भी बनते हैं सर्कल में। ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, राज्यों, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेशों के तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वय को बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि ये केवल एक चर्चात्मक और परामर्श देने वाली ये एक संगठन है। यानी कि ये जो परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें जो हैं होती हैं, ये इनका ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये केवल परामर्श देती हैं, यानी कि एक चर्चा करती हैं। यानी कि इनका जो भी अगर निर्णय रहेगा या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी बातें ये करते हैं कि इनमें ये सुधार करना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है। ठीक है। वो चाहे तो कर सकती है। इसी को बोला जाता है परामर्श देना। ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये विचार करने वाले गठन है कि हाँ, जो उत्तरी परिषद है उनके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आपको क्या क्या याद रखना है? क्षेत्रीय परिषदें जो गठन की जाती है, राज्य पुनर्गठन आयोग पहला। दूसरा, उसमें 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। ये आपको याद रखना है। कार्य तो नॉर्मल है, आप जान जाएंगे। और इसमें ये याद रखना है कि ये चर्चात्मक और परामर्शदात्री निकाय हैं। ठीक है। देखिए केवल एक हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्वोत्तर परिषद को, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत ये एक सांविधिक सलाहकार निकाय है। यानी कि ये संविधान के अंतर्गत नहीं है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ये पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत कोई भी ऐसा गठन या निकाय जो बनता है,
उसमें यदि वो किसी अधिनियम के अंतर्गत बनता है तो समझ लो वो संवैधानिक नहीं है। ठीक है, ये सांविधिक है। ठीक है, सांविधिक है यानी कि संविधान के अंतर्गत नहीं है, उसमें अलग से अधिनियम बना करके उसको बनाया गया है। तो ये पहला आपको याद रखना है कि जो पूर्वोत्तर परिषद है 1971 के अंतर्गत ये एक सांविधिक सलाहकार निकाय है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें 8 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, देख लेंगे मैप में आप, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। इनका क्या काम रहेगा, आर्थिक और सामाजिक के लिए एक नोडल एजेंसी, यानी कि इनका इस क्षेत्र में, 8 क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक से रिलेटेड जितने भी इनका विकास कैसे किया जाए इन पर ये लोग विचार करते हैं। ठीक है, इसके पदेन सभापति होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, और उपाध्यक्ष जो होते हैं इन्हीं के 8 राज्यों के राज्यपाल और सीएम तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित ये 3 सदस्य। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इन सब को हम लोग डिटेल्स में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट इसको देख लेते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन यदि आ जाता है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या है, तो नई दिल्ली, ऐसे करके आप याद रखेंगे। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं आप देख लेंगे मैप में एक बार। ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इतने जो राज्य हैं, जो ऊपरी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो क्या आते हैं, नई दिल्ली के अंतर्गत इनका मुख्यालय है। यानी कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है वो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसी प्रकार से मध्य क्षेत्रीय परिषद उसका देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इसके अंतर्गत ये जो सदस्य हैं ये राज्य इनके सदस्य हैं, और इनका मुख्यालय है इलाहाबाद में। उसी प्रकार से देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, इसमें देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये जो स्टेट हैं वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, और इनका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। देखिए चौथा इसमें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दादरा नगर हवेली, ये सभी मुंबई में आते हैं। ठीक है, ये केवल मुंबई होगा। उसके बाद से देखिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी, तो ये इनका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे कि दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय चेन्नई में है, पश्चिमी का मुंबई में है, पूर्वी का कोलकाता में है, और मध्य मध्य क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद में है, उत्तरी का नई दिल्ली, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो विवादित होता है वो नदी को लेकर के ही विवाद होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा स्टेट्स में प्रॉब्लम होते हैं, तो उनका सॉल्यूशन के लिए भी बहुत सारे ऐसे अधिनियम भी बनाए गए हैं। देखिए जैसे एक अधिनियम ये है कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956। देखिए ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये है। इसमें देखिए क्या है कि ये केंद्र सरकार को शक्ति देता है। ठीक है, कि राज्यों में अगर कभी भी आपसी सहमति नहीं हो रहा है, ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, एक अधिकरण गठन कर सकती है, और यह अधिकरण जो होगा वो जो भी फैसला करेगा, समझ लो कि जो सर्वोच्च न्यायालय जिस तरीके से फैसला करता है और उसका मान्य होता है, उसी तरीके से इसका भी वो जो फैसला होगा वो मान्य होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देखिए इसमें भी क्या है, अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़े जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संरक्षण तथा नियंत्रण का उपाय ये सब करना, सिंचाई योजना का निर्माण करना, इसमें जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं देखना, जल परिवहन विकास में नियंत्रण करना, और नदी जल में प्रदूषण को रोकना। तो ये नदी बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, देखिए अब कई सारे ऐसे विवाद हैं अलग अलग नदी को लेकर के।
तो हम लोग थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं ये कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, ठीक है। इसका गठन जो हुआ 1969 में ये हुआ था। देखिए इसमें जो स्टेट आते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। हाँ, इसको हम लोग मैप से भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये है कृष्णा नदी, ठीक है। ये है अपना कृष्णा नदी, जो कि यहाँ ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है ये, और महाराष्ट्र से होते हुए फिर ये कर्नाटका में आकर के फिर ये तेलंगाना से होते हुए ऐसे, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में आकर के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो विवाद है ना, उसको हम लोग कृष्णा न्यायाधिकरण कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए इसमें कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना है लेकिन विवाद नहीं है उससे, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो इनके अंतर्गत जो विवाद है वो समझ गया आप, मैप के थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। उसके बाद से देखिए गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, इसमें देखिए महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। तो देखिए इसको भी देखते हैं, गोदावरी अ, ये देखिए गोदावरी नदी, ठीक है। ये गोदावरी नदी देखिए ये भी महाराष्ट्र से निकलती है यहाँ पे, ये त्रिम्बकम से, यहाँ से ये, यहाँ से महाराष्ट्र से होते हुए फिर ये तेलंगाना में आ गई, ठीक है। तेलंगाना से होते हुए फिर ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए फिर ये आंध्र प्रदेश में आती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये फिर महाराष्ट्र में आई, ठीक है। महाराष्ट्र में आ गई, फिर ये तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये गोदावरी नदी का भी मैप देख लिए। तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पे विवाद हैं उन राज्यों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसमें कर्नाटक से विवाद है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये भी 1969 का ही है। इसमें राजस्थान आता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देख लेते हैं नर्मदा नदी का। देखिए ये नर्मदा नदी है यहाँ पे, ये अमरकंटक से यहाँ छत्तीसगढ़ और एमपी के जो बॉर्डर में है, ये अमरकंटक से ऐसे निकल करके ये थोड़ा सा यहाँ महाराष्ट्र को टच करते हुए ये गुजरात में जा करके ये अपना पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे जा करके मिल जाती है। ये पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी का हम लोग मैप देख लिए यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ से ऐसे होते हुए यहाँ पे ये अमरकंटक मतलब बॉर्डर पे है ना, अमरकंटक से निकल करके ये पूरा बहुत ज़्यादातर तो ये देखिए नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा बह रही है, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया। उसके बाद से देखते हैं कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 1990 में हुआ था। इसमें देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इसमें जो राज्य हैं उनको याद रखेंगे। मतलब इन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद हुआ था, तब ये न्यायाधिकरण 1990 में गठन किया गया। देखिए ये है कावेरी नदी, ठीक है। ये यहाँ ये अपना ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र है ना, तो ये पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत जो ब्रह्मगिरी करके पर्वत है, ठीक है, ये वहाँ से निकलती है ये कावेरी नदी। ये कर्नाटका के अंतर्गत ये आते हुए ऐसे फिर ये तमिलनाडु
तमिलनाडु से फिर यहाँ पे पुदुचेरी आता है, यहाँ से फिर ये फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं। आपको इसमें याद रखना है कि जो कावेरी जल विवाद है वो उसके अंतर्गत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इन राज्यों के बीच विवाद है। इसीलिए मैं आपको मैप दिखाया हूँ कि वो जहाँ जहाँ से जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो मैप ये आपका स्टेट याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। जितना भी इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक था वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें क्लियर कर लिए हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।